नमस्कार दोस्तों, सक्सेसफुल के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो हम लोग जैसा कि देख रहे थे डेली होमवर्क में, यानी कि प्रत्येक दिन हम लोग जो होमवर्क कर रहे थे जीके जीएस का, जीके जीएस है ना। तो आज हम लोग करेंगे सेट 15। तो इसका मतलब है कि इससे पहले हम लोग 14 सेट तक देख चुके हैं। अब हम लोग का है 15 सेट। हम लोग टारगेट कर लिए हैं कि लूसेंट का जितना बुक में जो भी टॉपिक दिया हुआ है उस टॉपिक को पूरे कवर कर लेना है। और फिर हर टॉपिक को क्या करेंगे कि हर जो जीके जीएस आपका प्रैक्टिस सेट भी हम लोग है ना कवर करेंगे। और उसके बाद देखते हैं कि हमारा आगामी एग्जाम में कैसे नहीं हमारा सिलेक्शन होता है। चलिए, तो आज का हम लोग का पहला टॉपिक रहेगा हिस्ट्री से, यानी कि इतिहास से विजयनगर। तो देखेंगे कि विजयनगर साम्राज्य का जो स्थापना है ना 1336 में हरियर और बुक्का नामक दो भाइयों ने की थी, जो 5 भाइयों के परिवार के अंग थे। और विजयनगर का देखेंगे तो शाब्दिक अर्थ होगा जीत का शहर, है ना। तो हरियर और बुक्का जो थे विजयनगर की स्थापना विद्या अरण्य, यानी कि आप देखिएगा एक संत थे विद्या अरण्य संत से आशीर्वाद प्राप्त करके की थी। यह भी सवाल एग्जाम में पूछा गया है। बताइए हरियर और बुक्का जो है विजयनगर की स्थापना किस महान संत के आशीर्वाद से किए थे? तो संत का नाम है विद्या अरण्य संत। आगे कहता है कि हरियर एवं बुक्का ने विजयनगर की स्थापना है ना अपने पिता के नाम से संगम के नाम पर संगम राजवंश का भी स्थापना किए थे। जो हरियर और बुक्का है अपने पिता संगम के नाम। अब यहाँ पर देखिए हरियर और बुक्का के पिताजी का नाम यहाँ पर यदि पूछा जाए तो क्या हो जाएगा? संगम। और इनके नाम पर एक संगम राजवंश का भी स्थापना किए थे। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी थी। एग्जाम में ये भी डायरेक्टली सवाल पूछेगा कि बताइए विजयनगर की है ना राजधानी कहाँ पर है? तो हम्पी है। विजयनगर साम्राज्य के खंडहर तुंगभद्रा, यानी कि खंडहर जो है तुंगभद्रा नदी पर स्थित है। इसकी राजभाषा देखेंगे तो तेलुगु है। मतलब ये जो शहर है ना, यह राजवंश जो है ये हमारा साउथ का है। आप देखेंगे कि साउथ का जो होगा इस वाला पार्ट, ये हमारा भारत का जो नीचे वाला पार्ट होता है ये पूरा साउथ में आता है ना। तो यानी कि ये जो साम्राज्य है ना स्थापित हुआ है वो पूरा हमारा साउथ इंडिया का पार्ट है। आगे देखेंगे विजयनगर साम्राज्य जो है ना इनके कुछ यहाँ पर प्रमुख संगम वंश के प्रमुख शासक रहे हैं। तो देख लीजिएगा, पहला है हमारा हरियर जो 1336 से लेके 1356 ईस्वी तक रहे। बुक्का प्रथम जो थे 1356 से लेके 1377 तक रहे। उसके बाद हरियर द्वितीय जो है 1377 से 1404 तक रहे। देवराय जो देखेंगे देवराय प्रथम 1406 से लेके 1422 ईस्वी तक अपना साम्राज्य को चलाए थे। अगला संगम वंश का शासक बने देवराय सेकेंड, यानी कि देवराय द्वितीय, जो कि 1422 से लेके 1446 तक अपना शासनकाल चलाए थे। फिर अगले नंबर पर आए थे मल्लिकार्जुन, जो कि 1446 से लेके 1465 ईस्वी तक अपना साम्राज्य को चला सके थे। उसके बाद विरूपाक्ष द्वितीय जो है 1465 से 1485 तक अपना शासन किए थे। अब देखिएगा यहाँ पर एक पॉइंट लिखा हुआ है नोट में, उस नोट को आप ध्यान में रख सकते हैं। कहता क्या है कि हम्पी के भगवाना अवशेष को कर्नल कॉलिन मैकेंजी, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के ब्रिटिश अधिकारी द्वारा प्रकाश में लाया गया था। अगला पॉइंट देखेंगे, कहता क्या है कि हरियर एवं बुक्का पहले वारंगल के काकतीय शासक प्रताप रुद्रदेव के सामंत थे। अब यहाँ से ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि हरियर और बुक्का जो है विजयनगर साम्राज्य का स्थापना करने से पहले वो कहाँ पर कार्यरत थे? तो वो क्या थे कि काकतीय शासक प्रताप रुद्रदेव के सामंत थे। विजयनगर साम्राज्य पर क्रमशः निम्न वंशों ने शासन किया। सबसे पहले देखिएगा कि संगम, उसके बाद सुलूब, उसके बाद तुलुब और उसके बाद आरी वुडू, है ना। आरा विडू, यानी कि यहाँ पर टोटल 4 वंश शासन किए थे। पहला संगम, दूसरा सुलूब, तीसरा तुलुब और एक था आरा विडू। अगले पॉइंट पर देखेंगे कि बुक्का प्रथम जो थे वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की थी। यह भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। बुक्का प्रथम जो थे वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की। और हरियर द्वितीय ने संगम शासकों के सबसे पहले महाराज अधिराज, है ना, यानी कि जो हमारे हैं हरियर
द्वितीय जो संगम शासक के सबसे पहले महाराज अधिराज की उपाधि धारण करने वाले में से एक थे। तो चलिए, तो हम लोग यहाँ पर देख रहे थे अष्ट दिग्गज में शामिल कवि, है ना। देखिएगा यहाँ पर टोटल 8 कवि का मेंशन किया हुआ है और कौन सा कवि कौन सा रचना किए हैं उसका यहाँ डिटेल में लिखा हुआ है। तो पहले कवि का आप देखेंगे अलसनी पेदन जो था मनुचरितम एवं हरि कथासार का मेंशन किए हैं, रचना लिखे हैं। फिर अगला कवि जो है नंदी तिम है, जो कहता है परिजात हरण, ये रचना का किए हैं। फिर कहता है भट्ट मूर्ति नरसभु पालियम और हरिचंद्रन लेखायानम, ये 2 रचना का संपादन किए हैं। अगला कहता है धूर्जति जो है कला हस्ती महात्यम, और 5वें नंबर पर कहता है मल्लन जो राजशेखर चरित जो है वो रचना किए हैं। अच्युत राज रामचंद्र ये 2 रचना किए हैं, 2 कथा का रचना किए हैं। एक है पहला सकल कथा सार संग्रह एवं दूसरा है रामाभ्युदयम। भाई देखिए ये साउथ का है तो उधर का जो आपका भाषा है उसी का भाषा से लिखा हुआ है, थोड़ा सा लैंग्वेज में है ना टफ है। अगला देखेंगे 7 नंबर पर कहता है पिंगाली सूरत राघव पांड्ये और तेलानी रामकृष्ण जो है पांडुरंग महात्यम, 2 ये सब रचना रचित किए हैं। अगला इधर हम लोग देख रहे थे, अगले पॉइंट पर हम लोग चलेंगे तो कहता है इटली का यात्री जो है निकोलो, है ना, निकोलो कांटी विजयनगर की यात्रा पर देवराय प्रथम के शासनकाल में आए थे। अब यहाँ से ये सवाल आ सकता है कि बताइए जो इटली के यात्री हैं निकोलो कांटी विजयनगर यात्रा पर किस साम्राज्य में आए थे, मतलब किसके शासनकाल में आए थे। तो उनका शासनकाल है देवराय प्रथम, यानी कि जो आए थे वो देवराय प्रथम के शासनकाल में आया था। इसने कहता है कि इसने दास प्रथा के बारे में विस्तृत वर्णन किया है। जी मतलब जो निकोलो काउंटी हैं यहाँ आने के बाद दास प्रथा के बारे में जब देखे, यहाँ देखने के बाद अपने यात्रा वृत्तांत में मेंशन किए हुए हैं। अगला कहता है देवराय प्रथम ने तुंगभद्रा यानी कि तुंगभद्रा नदी पर एक बांध बनवाया ताकि जल की कमी दूर करने के लिए नगर में नहरें ला सके। सिंचाई के लिए उसने हरिद्रा नदी पर भी बांध बनवाया। अगला पॉइंट देखेंगे, कहता है संगम वंश का सबसे प्रतापी राजा देवराय द्वितीय था। ये भी एग्जाम में पूछा गया सवाल है। इसमें इमाडी देवराय भी कहा जाता है, इसे क्या कहा जाता है, इमाडी देवराय भी कहा जाता है। अगला पॉइंट है कि फारसी राजदूत अब्दुल रजाक देवराय द्वितीय के शासनकाल में विजयनगर आया था। इसके अनुसार विजयनगर में पुलिस वालों का वेतन वेश्यालय की आय से दी जाती थी। मतलब देखिए यहाँ पर जो उनका पेमेंट था पुलिस वालों को वेश्यालय से जो आय आता था उनके आय से पुलिस वालों को पेमेंट किया जाता था। चलिए, तो हम लोग देख रहे थे, अगले पॉइंट पर हम लोग ध्यान देते हैं। कहता है कि तेलुगु कवि जो श्रीनाथ जो थे कुछ दिनों तक देवराय द्वितीय के दरबार में रहे थे। जो तेलुगु कवि थे श्रीनाथ वो किनके दरबार में रहे थे, तो देवराय द्वितीय के दरबार में रहे थे। अगला पॉइंट कहता है कि फरिश्ता के अनुसार देवराय द्वितीय ने अपनी सेना में 2000 मुसलमानों को भर्ती किया था एवं उन्हें जागीर दी थी। मतलब इनके दरबार में लगभग 2000 मुसलमान भी भर्ती किए गए थे और उन्हें जागीरें दी गई थी। अगला पॉइंट कहता है कि एक अभिलेख में देवराय द्वितीय को जग बैठकर यानी हाथियों का शिकारी कहा गया है। देवराय द्वितीय ने संस्कृत ग्रंथ महानाटक सुधा निधि एवं ब्रह्मसूत्र का भाष्य लिखा है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि मल्लिकार्जुन को प्रौढ़ देवराय भी कहा जाता है। सालुब नरसिंह यानी कि सालुब नरसिंह जो है विजय नगर में दूसरे राजवंश सालुब वंश 1485 से 1506 ईस्वी की स्थापना की थी। सुलु वंश 1505 से 1565 की स्थापना वीर नरसिंह ने की थी और सुलु वंश का महान शासक कृष्णदेव राय था। वह 8 अगस्त 1509 ईस्वी को शासक बना और सालु तिम्मा कृष्णदेव राय का योग्य मंत्री एवं सेनापति था। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में कृष्णदेव राय को भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक बताया।
कृष्णदेवराय ने शासन काल में पुर्तगाली यात्री डोमिगोस पायस विजयनगर आया था। अब एग्जाम में देखिए यहाँ से एक सवाल बन सकता है कि कृष्णदेवराय के शासन काल में कौन से पुर्तगाली जो है विजयनगर आए थे, तो याद रखना है डोमिगोस पायस। अगला पॉइंट कहता है कि कृष्णदेवराय के दरबार में तेलुगु साहित्य के 8 सर्वश्रेष्ठ कवि रहते थे। अब यहाँ से यह भी इम्पोर्टेंट सवाल है कि कृष्णदेवराय के दरबार में क्या हो कि तेलुगु साहित्य के 8 सर्वश्रेष्ठ कवि रहते थे, जिन्हें अष्टदिग्गज भी कहा जाता था। अष्टदिग्गज तेलुगु कवियों में अलसनी पेद्दन सर्व प्रमुख था। मतलब 8 कवियों में सबसे ज्यादा देखेंगे तो प्रमुख कवि थे वो थे अलसनी पेद्दन, जो संस्कृत एवं तेलुगु दोनों भाषाओं का विद्वान था। इसे तेलुगु कविता का पितामह और आंध्र कविता का पितामह की उपाधि प्राप्त थी। उसके शासन काल में देख सकते हैं कि उसके शासन काल में तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग भी कहा गया है। कृष्णदेवराय ने तेलुगु में अमुत्त मलयाद एवं संस्कृत के जाम्बवती कल्याणम और उषा परिणय की रचना की है। विजयनगर साम्राज्य में नंदी नागरी लिपि का प्रयोग होता था। अब यहाँ देखिएगा विजयनगर साम्राज्य में कौन सा लिपि का प्रयोग होता था, तो नंदी नागरी लिपि का प्रयोग होता था। नागलपुर नामक नए नगर हजारा राम एवं विठल स्वामी मंदिर का निर्माण कृष्णदेवराय ने करवाया था। इसके अतिरिक्त कृष्णदेवराय ने चिदम्बरम मंदिर, अंबारम में पार्वती का मंदिर एवं कांचीपुरम में बरदराज एवं एकम्बरनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। कृष्णदेवराय की मृत्यु 1529 ईस्वी में हो गई। कृष्णदेवराय ने आंध्र भोज, अभिनव भोज, आंध्र पितामह आदि की उपाधि धारण की थी। अगला पॉइंट देखेंगे कि तुलु वंश का अंतिम शासक सदाशिव था। देखिएगा तुलु वंश के अंतिम शासक कौन है, तो सदाशिव था। राक्षसी तंगड़ी तथा तालीकोटा या बन्नीहट्टी का युद्ध 23 जनवरी 1565 ईस्वी में हुआ था। इसी युद्ध के कारण विजयनगर का पतन हुआ। अब यहाँ देखिए एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि राक्षसी तांगड़ी जो है तालीकोटा में बन्नीहट्टी का युद्ध हुआ, जो कि कितना में हुआ, 23 जनवरी 1565 में। और इसी युद्ध के कारण क्या हुआ कि विजयनगर का पतन हो गया। अगले पॉइंट पर कहता है कि विजयनगर के विरुद्ध बने दक्षिण राज्यों के संघ में शामिल था बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा और बीदर। इस संयुक्त मोर्चे का नेतृत्व अली आदिल शाह कर रहा था। तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर का नेतृत्व राम राय कर रहा था। विजयनगर के राजाओं और बहमनी के सुल्तानों के हित 3 अलग अलग क्षेत्रों में आपस में टकराते थे। तुंगभद्रा के दोआब में, कृष्ण गोदावरी के कछार में और मराठ का वाड़ा प्रदेश में। तालीकोटा युद्ध के बाद सदाशिव के तिरुमल के सहयोग से पेनीकोंडा को राजधानी बनाकर शासन करना प्रारंभ किया। विजयनगर के चौथे राजवंश आराविडु वंश, जो कि हमारा चलता है 1570 से 1672 ईस्वी की स्थापना तिरुमल के सदाशिव को अपदस्थ कर पेनुकोंडा में किया। आराविडु वंश का अंतिम शासक रंग तृतीय था। आराविडु शासक के वेंकट द्वितीय के शासनकाल में ही वोडेयार यानी कि 1612 ईस्वी में मैसूर राज्य की स्थापना की थी। विजयनगर साम्राज्य की प्रशासनिक इकाई का क्रम घटते क्रम में आप देख सकते हैं। सबसे पहले देखेंगे, पहला है प्रांत, उसके बाद कोट्टम या फिर वलनाडु जिसको जिला कहते थे। तो सबसे ऊपर में देखेंगे तो मंडल होता था, उसके नीचे हमारा है ना जिला, जिसको उस जमाने में कोट्टम या वलनाडु कहा जाता था। उससे नीचे हमारा है ना नाडु होता था, उससे नीचे मेला ग्राम होता था जो 5 ग्राम का समूह होता था, और सबसे नीचे हमारा ग्राम होता था जिसको उर कहा जाता था। अगला पॉइंट कहता है कि विजयनगर कालीन सेना नायकों को नायक कहा जाता था, और ये नायक वस्तुतः भू सामंत थे जिन्हें राजा
वेतन के बदले अथवा उनकी अधीनस्थ सेना के रख रखाव के लिए विशेष भूखंड देता था और अमरम कहलाता था। आयंगर व्यवस्था के प्रशासन को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए प्रत्येक ग्राम को एक स्वतंत्र इकाई के रूप में संगठित किया गया था और इन ग्रामीण इकाइयों पर शासन हेतु 12 प्रशासकीय अधिकारियों की नियुक्ति की जाती थी, जिसको सामूहिक रूप से आयंगर कहा जाता था। ये अवैतनिक होते थे। इनकी सेवाओं के बदले सरकार इन्हें पूर्णतः लगान मुक्त और कर मुक्त भूमि प्रदान करती थी। इनका पद आनुवंशिक होता था। वह इस पद को बेच या गिरवी रख सकता था। ग्राम स्तर की कोई भी संपत्ति इन अधिकारियों की इजाजत के बगैर न तो बेची जा सकती थी और न ही दान की जा सकती थी। देखिए यहाँ पर एक बॉक्स में लिखा हुआ है कि विजयनगर आने वाला प्रमुख विदेशी कौन कौन था। तो आप इसको है ना याद रख सकते हैं कि किनके शासनकाल में कौन से विदेशी यात्री आए थे। तो सबसे पहले देखेंगे कि निकोलो कॉन्टी जो कि इटली देश से आए थे और आने का काल था 1420 और वो देवराय प्रथम के शासनकाल में आए थे। फिर कहता है अब्दुल रजाक जो है ये फारस से आए थे 1442 में और देवराय द्वितीय के शासनकाल में आए थे। लूनिज ये पुर्तगाली थे और ये 1535 में आए थे अच्युत राय के शासनकाल में। डोमिंग पायस ये पुर्तगाली थे, ये 1515 में आए थे कृष्णदेवराय के शासनकाल में। बारबोसा पुर्तगाली थे, ये 1515 और 16 के बीच में आए थे, जो कि कृष्णदेवराय का शासनकाल चल रहा था। आगे देखेंगे, कहता है कि कर्णिक नामक आयंगर के पास जमीन के क्रय विक्रय से संबंधित समस्त दस्तावेज होते थे। मतलब जितने भी जमीन का दस्तावेज होता था वो कर्णिक नामक आयंगर के पास होता था। विजयनगर साम्राज्य की आय का सबसे बड़ा स्रोत लगान था। यानी कि देखेंगे कि उनके पास सबसे बड़ा जो स्रोत था इनकम आने का वो था लगान। भू राजस्व की दर उपज का 1/6 भाग था। मतलब लगान कितना होता था कि 6 भाग में 1 भाग जो है कि आपको लगान के तौर पर देना होगा। आगे कहता है कि विधवा कर वर एवं वधु दोनों से लिया जाता था। विधवा अब देखिए यहाँ पर कहता है विधवा से विवाह करने वाले इस कर से मुक्त थे। मतलब कहता है कि विवाह कर आपको देना है, लेकिन यदि कोई विधवा से विवाह कर रहा है तो उसको फिर टैक्स नहीं देना पड़ता था। उम्बली ग्राम में विशेष सेवाओं के बदले दी जाने वाली लगान मुक्त भूमि की भू धारण पद्धति थी। रक्त कोगड़े युद्ध में शौर्य का प्रदर्शन करने वाले मृत लोगों के परिवार को दी गई भूमि को कहा जाता था। कुटगी ब्राह्मण मंदिर या बड़े भूस्वामी जो स्वयं कृषि नहीं करते थे, किसानों को पट्टे पर भूमि दे देते थे, ऐसी भूमि को कुटगी कहा जाता था। वे कृषक मजदूर जो भूमि के क्रय विक्रय के साथ ही हस्तांतरित हो जाते थे, कुद्दी कहलाते थे। युद्ध में वीरता दिखाने वाले पुरुषों के लिए गंडपैद्र नामक पैर में धारण करने वाले कड़े को सम्मान का प्रतीक माना जाता था। कृष्णदेव राय के दरबार में महिला अंग रक्षिकाओं का भी वर्णन देखने को मिलता है और विजयनगर का सैन्य विभाग कदाचार कहलाता था। इस विभाग का उच्च अधिकारी दंड नायक या सेनापति होता था। टकसाल विभाग को जोरी खाना कहा। देखिए तो आगे पॉइंट हमारा कहता है कि चेटियों की तरह व्यापार है ना, कहता है कि चेटियों की तरह व्यापार में निपुण दस्तकार वर्ग के लोगों को वीर पंजाल कहा जाता था। कहता है उत्तर भारत से दक्षिण भारत में आकर बसे लोगों को है ना बड़वा कहा जाता था। विजयनगर में दास प्रथा प्रचलित थी। अब देखिए यहाँ से सवाल पूछ सकता है कि बताइए कि दास प्रथा किस साम्राज्य में या फिर कहाँ पर प्रचलित था। तो देखिएगा विजयनगर में दास प्रथा भी प्रचलित था, है ना। जो आए थे एक यात्री, उन्होंने अपने यात्रा वृत्तांत में इसे है ना मेंशन भी किया है। मनुष्य के क्रय विक्रय को वेश्यावर्ग कहा जाता था। पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था, परंतु सूती प्रथा यानी स्वैच्छिक विद्यमान थी। बाल विवाह सामान्य प्रथा थी।
अगला पॉइंट कहता है मंदिरों में रहने वाले स्त्रियों को देवदासी कहा जाता था। इनको आजीविका के लिए भूमि या नियमित वेतन दिया जाता था। मतलब जो मंदिर में रहते थे, पूजा पाठ कराते थे या फिर मंदिर की जो देख रेख करवाते थे, वो देवदासी कहलाते थे। जो स्त्रियां वहां मंदिर में रहते थे और उनको नियमित वेतन भी दिया जाता था या फिर आजीविका के लिए, मतलब जीवन यापन करने के लिए उन्हें जमीन भी दान में दिया जाता था। कहता है विजयनगर के मंदिर स्थापत्य की एक प्रमुख विशेषता कल्याण मंडप एवं 1000 स्तंभों वाले गोपुरम का निर्माण था। मंडप में देवता का विवाह समारोह मनाया जाता था। मंदिर के साथ देवता की पत्नी हेतु अम्मान मंदिर का भी निर्माण होता था। तिरुपति मंदिर में कृष्णदेवराय एवं उसकी पत्नियां तिरुमल एवं चिंता देवी तथा वेंकट प्रथम आदि की मूर्तियां देखने को मिलती हैं। महानवमी का त्योहार विजयनगर का प्रमुख राज्य उत्सव था और यह उत्सव देवी दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए था। विजयनगर काल की कन्नड़ कृतियों में भीमक द्वारा रचित वासव पुराण एवं अत्यंत प्रसिद्ध लिंगायत धर्म ग्रंथ है। मदुरा विजयम बुक्का प्रथम के पुत्र कुमार कंपन की पत्नी गंगा देवी की रचना है और कृष्णदेव राय और राम राय एक अच्छे संगीतज्ञ थे। लक्ष्मी नारायण कृष्णदेव का दरबारी संगीतकार था। उसने संगीत सूर्योदय नामक पुस्तक की भी रचना की है। आगे कहता है कि संत विद्रन्य है ना, संत विद्रन्य ने संगीत ग्रंथ की संगीत सार की रचना की और बिना विजयनगर साम्राज्य का सर्वाधिक प्रसिद्ध लोकप्रिय संगीत वाद्य था। विजयनगर की चित्रकला लिपाची कला के नाम से जानी जाती है और इस चित्रकला के विषय रामायण एवं महाभारत से लिए गए हैं। विजयनगर में नृत्य और संगीत को मिलाकर एक शैली विकसित हुई है जो यक्षिणी शैली के नाम से जानी जाती है। विजयनगर की सर्वाधिक प्रसिद्ध सिक्का स्वर्ण का 12 था और इसका वजन 12 ग्रेन था, जिसे विदेशी यात्रियों ने हून, परदोष या फिर पगोड़ा के रूप में उल्लेखित किया है। सोने के छोटे सिक्के को प्रताप तथा फन्नम कहा जाता था। प्रताप 26 ग्रेन का तथा फन्नम 5.5 यानी कि 5.5 ग्रेन होता था। चांदी के छोटे सिक्कों के तार कहा जाता था। विजयनगर के पश्चिमी तटीय क्षेत्रों में क्रूजेडो यानी पुर्तगालियों दिनार है ना, जिसे फारसी में फ्लोरिन और डुकेट इटली मुद्राएं प्रचलित थी। तो ये थे हमारे विजयनगर के कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य जो कि आपका लूसेंट में जो लिखा हुआ है लाइन बाय लाइन, हम लोग इसको समझे। अब इसको समझने के बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसमें हम लोग एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे। तो आज हम लोग इसके बाद हम लोग देखेंगे कि हम लोग का रहेगा ज्योग्राफी। तो कि ज्योग्राफी के हम लोग देख रहे थे, सड़क परिवहन देख लिए थे, परिवहन के बारे में देख रहे थे। तो आज हम लोग का उसका दूसरा टॉपिक है रेल परिवहन। हम लोग इससे पहले आपके पहले वाले वीडियो में आपको सड़क परिवहन के बारे में हम लोग जान चुके हैं। तो आज हम लोग देखेंगे रेल परिवहन के बारे में। तो देखिए, रेल सड़क परिवहन के बाद सबसे बड़ा नेटवर्क देखा जाए तो रेल परिवहन है और कहीं भी जाना होता है तो सड़क के बाद हम लोग रेल का डिसाइड करते हैं और रेल परिवहन जो है सबसे सस्ता की गिनती में आता है। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। रेल परिवहन कहता है कि भारतीय रेल एशिया की दूसरी सबसे बड़ी नेटवर्क है तथा एकल सरकारी स्वामित्व वाली विश्व की चौथी सबसे बड़ी नेटवर्क है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि भारतीय रेल जो है एशिया की दूसरी सबसे बड़ी नेटवर्क है और एकल सरकारी स्वामित्व वाली है ना चौथी सबसे बड़ी नेटवर्क है। पहले 3 स्थान पर क्रमशः यूएस, चीन, रूस है और भारतीय रेल विश्व का सबसे बड़ा नियोक्ता है। अगला पॉइंट कहता है कि नोट में बेल्जियम में रेल घनत्व सर्वाधिक अर्थात प्रति 6.5 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर लगभग 1 किलोमीटर पाया जाता है। मतलब देखिए, बेल्जियम में जो है रेल घनत्व सर्वाधिक है। आगे कहता है कि उत्तरी अमेरिका में सर्वाधिक विस्तृत रेल मार्ग तंत्र है जो विश्व के कुल रेल मार्गों का लगभग 40% है।
भारत में सर्वप्रथम रेल व्यवस्था की शुरुआत अप्रैल 1853 में मुंबई से थाने में की गई थी। यहाँ देखिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यानी कि सबसे पहले जो रेल व्यवस्था है वो कहाँ से शुरुआत की गई थी भारत में, तो देखिएगा कि 1853 में मुंबई से थाने मात्र 34 किलोमीटर के बीच में प्रारंभ की गई थी। पहले देखिए कोई भी चीज होता है कि छोटे छोटे से हम लोग एक बड़ा नेटवर्क तक पहुंचते हैं। आपका प्रतिदिन जो ये होमवर्क हम आपको करवा रहे हैं, है ना, यही थोड़ा थोड़ा ही हम लोग क्या करते करते एक दिन पूरे लुसेंट को पूरी तरह से हम लोग अपने दिमाग में छाप लेंगे। और जब लुसेंट पूरी तरह से आपके दिमाग में छप जाएगा तो ये हमारा गारंटी है कि आपका आगामी जो भी एग्जाम होगा उसमें जीएस का पोर्शन जो होगा आप कम से कम, है ना, मान लीजिए कि आपका 100% या 100 क्वेश्चन है तो उसमें आपका 70 से 80 क्वेश्चन तो आपका यूं ही बन जाएगा। अब देखिए बाद बाकी आपका 20% या 30% ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि आपका करेंट अफेयर रहता है और उस समय के हाल आगामी एग्जाम में जो अगल बगल के राज्यों में या फिर इम्पोर्टेंट चर्चित व्यक्तित्व होते हैं वहां से सवाल होता है, क्योंकि जीएस में कोई भी ऐसे, है ना, स्टूडेंट नहीं है जो कि आपका 100 आउट ऑफ 100 क्वेश्चन सही कर सकता है। तो मान के चलिए कि आपको इतना आप डेली का होमवर्क कंप्लीट कर रहे हैं और जिस दिन हम लोग का लुसेंट का पूरा बुक पढ़ के खत्म हो जाएगा, है ना, और पूरे दिमाग में छप जाएगा, तो ये हम गारंटी देते हैं कि आपका आगामी एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो बनने के 80 to 90% चांसेस एकदम रहेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे कि रेल का जो शुरुआत हुई, यानी कि शुरुआत हुई थी कहाँ, 34 किलोमीटर मात्र चली थी। उसके बाद देखिए आज हमारे पूरे भारत में ऐसा कोई जगह नहीं है जहाँ ट्रेन नहीं पहुंची है, ट्रेन की, है ना, पटरी नहीं पहुंची है। अगला पॉइंट कहता है विश्व की सबसे पहली रेलगाड़ी जो देखेंगे वो 1825, यानी विश्व में सबसे पहला जो है 1825 में, है ना, शुरुआत की गई थी। और देखिए हम लोग भारत में 1853 में सबसे पहले चलाया गया था मुंबई से थाने के बीच में 34 किलोमीटर मात्र। तो 1825 में जो है एस्कॉटन और डार्लिंगटन, यानी कि विश्व की पहली रेलगाड़ी जो देखेंगे स्टॉकटन और डार्लिंगटन के बीच में चली थी। इसके बाद 1830 में लिवरपूल और मैनचेस्टर के आपस में रेल मार्ग से जोड़ दिया गया। भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना, अब देखिए यहाँ पर भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना 1905 ईस्वी में की गई थी और रेल वित्त को 1924-25 के बाद एटवर्थ कमेटी की सिफारिश पर सामान्य राजस्व से अलग किया गया। भारतीय रेल की राष्ट्रीयकरण देखिएगा तो 1950 में हुआ और 2007 में रेल बजट को केंद्रीय बजट में मिला दिया गया। अब भारतीय रेल प्रशासन तथा प्रबंध की जिम्मेवारी रेलवे बोर्ड पर है और रेलवे को 18 मंडलों, जो पहले 9 था, अब देखिएगा कि अभी फिलहाल देखेंगे तो आपका कितने रेलवे को कितने मंडल में बांटा गया है, तो 18 मंडल जो कि पहले 9 था एवं 73 डिवीजन में बांटा गया है। प्रत्येक मंडल का प्रधान महाप्रबंधक होता है और देश में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी जो है वो अभी फिलहाल कौन है, विवेक एक्सप्रेस। ये इंपॉर्टेंट है जो कि नवंबर 2011 के अनुसार है। हो सकता है इसके बाद अभी अपडेटेड नहीं है, तो उसके बाद अपडेटेड होगा तो कुछ नए नाम पर आएगा। तो ये 2011 का डाटा के अनुसार है। जो डिब्रूगढ़, जो कि देखिए ये विवेक एक्सप्रेस कहाँ से कहाँ चलता है, तो डिब्रूगढ़ असम से कन्याकुमारी यानी तमिलनाडु जाती है। इस दौरान वो 4286 किलोमीटर की दूरी तय करती है। इससे पूर्व हिमसागर एक्सप्रेस जो जम्मू तवी से कन्याकुमारी 3726 किलोमीटर जाती है, सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी थी। कहता है भारत में सबसे तेज गति से चलने वाली ट्रेन वंदे भारत है और यह लोकोमोटिव लेस ट्रेन है जिसका संचालन विभिन्न रूटों पर किया जा रहा है। इसकी अधिकतम गति 180 किलोमीटर है और प्रति घंटा है, लेकिन अभी से इसे 160 किलोमीटर प्रति घंटा तक की गति से ही चलाया जा रहा है। नई दिल्ली से भोपाल जाने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस सबसे तेज चलने वाली ट्रेन मानी जाती है। तो वंदे भारत के बारे में तो आप देख ही रहे हैं। ये लगभग कितना स्पीड चलाने की अधिकतम क्षमता है, 180, और अभी फिलहाल चलती कितनी है, 160 किलोमीटर पर आवर। अब जितने भी रेल होते हैं आप बैठे होंगे तो उसमें देखे होंगे कि मैक्सिमम आप, है ना, 110 120 तक स्पीड चलाता है, उससे ज्यादा नहीं। लेकिन वंदे भारत 160 के स्पीड में जा रहा है। सोच लीजिए कि कितना रफ्तार होगा। मैक्सिमम उसका स्पीड देखेंगे तो 180 है। उतना स्पीड चलाएगा तो भाई हवाई जहाज को थोड़ा पीछे छोड़ेगा।
अगला देखिए यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे हुए हैं तो उसको हम लोग देखते हैं। कहता है कि भारत के रेल मंडल एवं उनके मुख्यालय, यानी कि जो आपको 18 मंडल है तो उनके मुख्यालय कहाँ कहाँ पर है। आप देखे होंगे कहीं पर भी कोई स्टेशन में लिखा हुआ है तो पूर्वी रेलवे, दक्षिणी पूर्वी रेलवे, है ना, तो उस सबका क्या मुख्यालय होता है। तो यहाँ से भी इम्पोर्टेंट पॉइंट बन सकते हैं। और ये पूरे जो सब ये टॉपिक है वो रेलवे एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आगामी हम लोग का ग्रुप डी एग्जाम है तो उस एग्जाम के लिए ये वीडियो आपके लिए कारगर हासिल होगा, क्योंकि इसमें हम लोग रेलवे को पूरे कवर कर रहे हैं। देखिएगा तो कहता है पहला कि उत्तर रेलवे का मुख्यालय देखेंगे तो नई दिल्ली है, दक्षिण रेलवे का चेन्नई है, मध्य रेलवे का मुंबई है, दक्षिण पूर्व रेलवे का कोलकाता है, उत्तरी पूर्वी सी रेलवे मालेगांव, उत्तर मध्य रेलवे का इलाहाबाद, दक्षिण पश्चिम रेलवे का हुबली, पूर्व तट रेलवे का भुवनेश्वर, पश्चिम रेलवे का चर्च गेट मुंबई, पूर्व रेलवे का कोलकाता, दक्षिण मध्य रेलवे का सिकंदराबाद, पूर्वोत्तर रेलवे का गोरखपुर, पूर्व मध्य रेलवे का हाजीपुर, पश्चिम मध्य रेलवे का जबलपुर, उत्तर पश्चिम रेलवे का जयपुर, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का बिलासपुर, कोलकाता मेट्रो रेल का कोलकाता और दक्षिण तट रेलवे का विशाखापट्टनम। तो देखिएगा हम लोग का टोटल है ना 18 रेल मंडल हैं जिनके प्रत्येक का मुख्यालय लिखा हुआ है। यहाँ पर देखिएगा कुछ नोट में लिखा हुआ है, कहता है रेल मंत्री पीयूष गोयल द्वारा है ना 27 फरवरी 2019 को भारतीय रेल के 18वें मंडल के रूप में दक्षिण तटीय रेलवे के सृजन की घोषणा की और इस मंडल में दक्षिण मध्य रेलवे के 3 डिवीजन है ना गुंटूर एवं विजयवाड़ा शामिल किया गया। फलस्वरूप सिकंदराबाद स्थित दक्षिण मध्य रेलवे अब केवल सिकंदराबाद, हैदराबाद एवं नांदेड़ डिवीजन ही बचा है। जापान की एमसी मैगलेव है ना, जापान की कौन सा ट्रेन, एमसी मैगलेव ट्रेन दुनिया की सबसे तेज गति से चलने वाली ट्रेन है। इस ट्रेन ने 2015 में 603 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने का रिकॉर्ड बनाया है। देख लीजिए 2015 में मैक्सिमम कितना स्पीड गया है, 603 किलोमीटर प्रति घंटा। कहता है विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है और जो लेनिनग्राड एवं व्लादिवोस्टोक तक जाता है, जो कि 9,438 किलोमीटर लंबा है। देख लीजिए तो विश्व का सबसे लंबा देखेंगे रेल ट्रांस साइबेरियन है और रेल मार्ग है जो कि लेनिनग्राड और व्लादिवोस्टोक तक चलती है, जो कि 9,438 किलोमीटर का पूरा लंबा सफर करती है। भारत 2023 के अनुसार भारतीय रेल मार्ग की लंबाई है ना 103 किलोमीटर है, मतलब 68,103 किलोमीटर है। देख लीजिए कि तो आपका कहता है 68,103 किलोमीटर, दैट मीन्स आपका 68,103 किलोमीटर है, जिसमें 65,141 किलोमीटर ब्रॉड गेज रेल मार्ग है। समूचे रेल मार्ग किलोमीटर का लगभग 65.79% परिचालन में इस्तेमाल मार्ग किलोमीटर का 73.89% एवं कुल ट्रैक किलोमीटर है ना 72.48 है विद्युतीकृत हो चुका है। मतलब अधिकतर देखेंगे तो सब बिजली से चलने वाली है। कुछ जगहों में अभी भी बचा हुआ है जो कि है ना इम्पोर्टेंट जगहों, कुछ ऐसे खास जगहों में चलाया जाता है जो कि डीजल इंजन चलता है। नहीं तो आप देखेंगे कि पूरा रेलवे है ना बिजली से ही चलने वाली है। कहता है कि मार्च 2022 तक ब्रॉड गेज रेल नेटवर्क का 52,247 किलोमीटर रेल मार्ग का विद्युतीकरण किया जा चुका है, जो कुल ब्रॉड गेज रेलवे नेटवर्क का 80.20% है। भारत में पहली विद्युत ट्रेन बॉम्बे बीटी एवं कुर्ला हार्बर के बीच में 3 फरवरी 1925 को चलाया गया था। देखिएगा सबसे पहले जो विद्युत रेलवे है किसके किसके बीच में चला था, तो विद्युत ट्रेन बॉम्बे बीटी एवं कुर्ला हार्बर के बीच में 3 फरवरी 1925 को चली थी। कहता है बिजली से चलने वाली प्रथम सवारी गाड़ी डेक्कन क्वीन थी, जो बम्बई एवं पुणे के मध्य चली थी, जो कि कितना में चली थी, 1 जून 1930 को।
अगला पॉइंट कहता है कार्यरत विश्व का सबसे पुराना भाप इंजन फेरी क्वीन है। 1 मार्च 1969 को पहली राजधानी एक्सप्रेस रेलगाड़ी नई दिल्ली हावड़ा के बीच में चली थी। नई दिल्ली हावड़ा राजधानी एक्सप्रेस वाईफाई सुविधा वाली भारत की पहली रेलगाड़ी है। भारत और पाकिस्तान के बीच में चलने वाली समझौता एक्सप्रेस लाहौर अटारी के मध्य एवं थार एक्सप्रेस मुनाबो बाड़मेर यानी कि खोखरा पार सिंध के मध्य चलती है। देखिएगा कि तो भारत और पाकिस्तान में चलने वाली जो एक है समझौता एक्सप्रेस जो कि लाहौर अटारी के मध्य एवं थार एक्सप्रेस मुनाबाओ यानी बाड़मेर के सिंध के मध्य चलती है। 14 अप्रैल 2008 को मैत्री एक्सप्रेस है ना चितपुर ढाका के बीच में चलाई गई है। 1 अगस्त 1994 से रेलगाड़ी बीमा योजना लागू की गई है। कोंकण रेलवे महाराष्ट्र के रोहा से प्रारंभ होकर गोवा के मंडगांव तक जाती है और इसकी ट्रैक की लंबाई 741 किलोमीटर है। ये इंपॉर्टेंट है। इस रेल मार्ग पर पहली बार रेल परिचालन 26 जनवरी 1998 को हुआ है और इस रेल मार्ग से लाभान्वित होने वाले राज्य महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल है। यहाँ पर देखिए एक एनसीईआरटी 12 क्लास में लिखा हुआ है साफ साफ क्या कहता है कि भारत, लोग और अर्थव्यवस्था है ना, पेज नंबर 119 के अनुसार देखेंगे तो कोंकण रेलवे की लंबाई जो कि 760 किलोमीटर है। यह रेल मार्ग 146 नदियों और धाराओं तथा 2000 पुलों एवं 91 सुरंगों को पार करता है। इस मार्ग का सबसे लंबी सुरंग लंबाई 6.5 किलोमीटर है। इस उद्यम में कर्नाटक, गोवा एवं महाराष्ट्र राज्य भागीदारी है। तो देखिएगा आप ये एनसीईआरटी का 12 क्लास में जो दिया हुआ है वो पॉइंट को यहाँ पर लिखा हुआ है। अब देखिए कहता है कोलकाता मेट्रो रेल है ना, आप देखें ही है कि कोलकाता मेट्रो रेल की जमीन के अंदर चलता है। कोलकाता मेट्रो रेल 1972 ईस्वी में बनी। यह योजना 1975 ईस्वी से अमल में आई और दमदम से टॉलीगंज तक इस भूमिगत रेलवे मार्ग की कुल लंबाई 16.45 किलोमीटर है। कोलकाता मेट्रो रेल की शुरुआत 24 अक्टूबर 1984 ईस्वी को हुई है। दिल्ली मेट्रो रेल यह परियोजना जापान और कोरिया की बीच की कंपनी यानी कि कंपनियों के सहयोग से बनाई गई है और इसके अंतर्गत सबसे पहली रेल सेवा 25 दिसंबर 2002 को 30 हजारी से शाहदरा के बीच में चलाई गई। अगला कहता है बंगलुरु मेट्रो रेल। इसकी शुरुआत 20 अक्टूबर 2011 से नम्मा मेट्रो के नाम से शुरू हुई। इसके ढांचागत सुविधाओं का विकास जापान के सहयोग से किया गया है। मुंबई मेट्रो रेल इसकी शुरुआत 8 जून 2014 को की गई और मुंबई में मोनो रेल यानी कि स्वतंत्र भारत में मोनो रेल सर्वप्रथम मुंबई में संचालित की गई, जहां इसका शुभारंभ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान 1 फरवरी 2014 को किया। संपूर्ण परियोजना 19.17 किलोमीटर शुरू होने पर यह विश्व की दूसरी सर्वाधिक दूरी वाली मोनो रेल परियोजना की जाती गई है। इस संबंध में जापान का 23.8 किलोमीटर लंबा ओसाका मोनो रेल कॉरिडोर सबसे लंबा है और 16.9 लंबे टोक्यो कॉरिडोर का वर्तमान में दूसरा स्थान है। नोट में कहता है अमेरिका, चीन, जापान, जर्मनी, मलेशिया व ऑस्ट्रेलिया के पश्चात भारत विश्व में 7वां देश हो गया है जहां सार्वजनिक परिवहन के साधन के रूप में मोनो रेल की सुविधा उपलब्ध हो गई है। जयपुर, चेन्नई एवं लखनऊ में भी मेट्रो रेल की सेवा शुरू की गई है। चंडीगढ़, भोपाल, गुवाहाटी, पुणे एवं पटना आदि शहरों में भी मेट्रो रेल निर्माण अधीन है। मतलब इन जगहों में भी चलाने का पूरा तैयारी की जा रही है। कहाँ कहाँ? तो चंडीगढ़, भोपाल, गुवाहाटी, पुणे, पटना आदि शहरों में भी मेट्रो रेल चलने की सुविधा जारी है। मतलब इसके निर्माण अधीन है मतलब बन रहा है। विश्व की पहली मेट्रो रेल लंदन में चली, यह भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिसकी शुरुआत 10 मई 1963 ईस्वी को हुई। यह विश्व की दूसरी सबसे लंबी है ना मेट्रो रेल है। इसकी लंबाई 402 किलोमीटर। चीन की संगाई मेट्रो रेल की सबसे लंबी मेट्रो रेल है और इसकी कुल लंबाई 434 है। अगला कहता है कि रेल इंजन निर्माण के कारखाना चितरंजन वाराणसी, भोपाल में स्थित है। सवारी डिब्बों का निर्माण पेरबूर है ना क्या कहता है
पेरम्बूर, कपूरथला, कोलकाता तथा बंगलुरु में किया जाता है। यानी कि सवारी डिब्बा जो भी बनाया जाता है वो कहाँ कहाँ बनाया जाता है, तो पेरम्बूर, कपूरथला, कोलकाता तथा बंगलुरु में किया जाता है। रेल इंजन बनाने का नया कारखाना मैधपुरा, है ना, इलेक्ट्रिकल इंजन है, एवं मढ़ौरा डीजल इंजन है, बिहार में स्थापित किया गया है। पहिया बनाने का कारखाना छपरा, बिहार एवं रेल कोच फैक्ट्री रायबरेली, उत्तर प्रदेश में स्थापित किया गया है। सेमी हाई स्पीड वंदे भारत ट्रेन का निर्माण स्वदेशी रूप से इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई द्वारा किया जा रहा है। आगे कहता है आत्मनिर्भर भारत की भावना से कवच को राष्ट्रीय स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली के रूप में अपनाया गया है। भारतीय रेल ने दिल्ली मुंबई और दिल्ली हावड़ा कॉरिडोर 3000 किलोमीटर पर कवच की तैनाती शुरू की गई है। नोट में कहता है भारत का प्रथम रेलवे विश्वविद्यालय, है ना, बड़ौदा यानी गुजरात में है। अमृतसर दिल्ली शान पंजाब एक्सप्रेस सीसीटीवी कैमरे से युक्त पहली रेलगाड़ी है। इसका उद्घाटन रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने 8 अप्रैल 2016 को नई दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया था। नई दिल्ली हावड़ा राजधानी एक्सप्रेस वाईफाई सुविधा वाली भारत की पहली रेलगाड़ी है, याद रखिएगा। गरीबों की लंबी दूरी की यात्रा सुगम बनाने के लिए अनारक्षित कोचों वाली देश की पहली अंत्योदय एक्सप्रेस रेलगाड़ी केरल के एर्नाकुलम से हावड़ा के बीच चलाई गई, जो कि 27 फरवरी 2017 को चलाई गई थी। अगरतला अखौरा रेल मार्ग पूरा हो जाने से कोलकाता से अगरतला के बीच की रेल मार्ग की दूरी मात्र 1650 किलोमीटर से घटकर, है ना, 560 किलोमीटर रह गया। बल्कि पहले था 1650 और अब वो मात्र कितना बच गया है, 560 किलोमीटर रह जाएगी। इस अंतरराष्ट्रीय रेल मार्ग का अधिकांश भाग बांग्लादेश में है। यूनेस्को द्वारा भारत के 4 भारतीय रेल मार्गों को विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है, जो कि याद रखिएगा दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे उपनाम टॉय ट्रेन, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल नीलगिरी माउंटेन रेलवे उपनाम ब्लू माउंटेन ट्रेन, कलकत्ता शिमला रेलवे उपनाम टॉय ट्रेन है। अगला पॉइंट देखिएगा, भारतीय रेलवे द्वारा 5 अगस्त 2016 को प्रथम बार रेल गीत हमें प्यार है भारतीय रेल से, यह भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सबसे पहली बार 5 अगस्त 2016 को प्रथम बार रेल गीत गाया गया था। और वो गीत क्या है, पहला पॉइंट कुछ लिखा हुआ है, हमें प्यार है भारतीय रेल से अपनाया गया है। अब एग्जाम में पूछेगा, अब बताइए भारतीय रेलवे का, है ना, रेल गीत क्या है। अब 4 ऑप्शन रहेंगे, वहां से आपको दिख जाएगा कि हमें प्यार है भारतीय रेल, जहां पर लिखा हुआ है वही हमारा है। 3 मिनट के इस गीत को सत्य प्रकाश ने लिखा है और श्रवण के संगीत निर्देशन में उदित नारायण और कविता कृष्णमूर्ति ने गाया है। अक्टूबर 2019 में लखनऊ नई दिल्ली मार्ग पर आईआरसीटीसी द्वारा देश की पहली निजी ट्रेन तेजस एक्सप्रेस, याद रखिएगा आईआरसीटीसी के द्वारा कौन सा पहली निजी ट्रेन संचालन किया है, तेजस एक्सप्रेस का संचालन प्रारंभ किया गया है। कहता है पूर्वोत्तर भारत का एकमात्र राज्य सिक्किम जो अभी रेल नेटवर्क से नहीं जुड़ा है। आप सोचिए इतना होने के बाद अभी भी सिक्किम, अब देखिए सिक्किम क्या है, हमारा पहाड़ी इलाका है ना, तो वहां पर जो है रेल नेटवर्क से नहीं जुड़ पाया है। लेकिन सिक्किम के लिए 44 किलोमीटर लंबी, है ना, सियोंग रंगपो की नई रेल लाइन की मंजूरी दी गई है। मतलब वहां पर भी 44 किलोमीटर लंबी रेल, मतलब रेलवे ट्रैक बनाया जा रहा है और वहां रेल चलाने की, है ना, सुविधा को जारी रखा जाएगा। मिजोरम में एकमात्र रेलवे स्टेशन बैरागी है जो 2023 तक मणिपुर वर्ष 2021 में रेलवे नेटवर्क से जुड़ा है। नोट करता है कि महात्मा गांधी ने कहा था भारतीय रेलवे ने विविध संस्कृति के लोगों को एक साथ लाकर भारत के स्वतंत्रता संग्राम में योगदान दिया है। तो ये था हमारा आज का रेलवे परिवहन से, है ना। अब नेक्स्ट हम लोग ज्योग्राफी में अगला पार्ट को देखेंगे। इससे पहले हम लोग सड़क परिवहन को देख लिए थे। अब हम लोग का अगला पार्ट रहेगा, है ना, ये पॉलिटी से, और पॉलिटी से हम लोग देख रहे थे
अभी तक लोकसभा देख चुके थे, राज्यसभा भी देख चुके थे। आज हम लोग देखेंगे न्यायपालिका के बारे में। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। न्यायपालिका के इम्पोर्टेंट पॉइंटों को मेंशन किया हुआ है, उसको हम लोग पढ़ते हैं और समझते हैं। कहता है कि समस्त न्यायालयों को सामूहिक रूप से न्यायपालिका कहते हैं। देखिए, न्यायपालिका का मतलब होता है, सबसे पहले देखिए, कार्य करने का काम होता है कार्यपालिका का, यानी कि जो भी काम होता है वो कार्यपालिका करता है। अब कार्यपालिका के संबंध में मान लीजिए कि किसी तरह का कुछ गड़बड़ियां होती हैं, है ना, या कुछ विवादें होती हैं, तो उनका पूरा देख रेख या फिर उसका जो न्याय देने वाला हो वो कौन करेगा? तो न्यायपालिका करेगा। अब कहता है न्यायालयों में शक्ति विभाजन नहीं होता है। भारतीय न्याय प्रणाली में छोटे छोटे न्यायालयों के ऊपर प्रत्येक जिले का जिला न्यायालय, उनके ऊपर राज्य के उच्च न्यायालय और सबसे ऊपर सर्वोच्च न्यायालय है। मतलब समझिए, सबसे नीचे हमारा कौन होगा? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, उससे ऊपर होगा, है ना, राज्य का कोर्ट होगा जो हम बोलते हैं हाई कोर्ट, उससे ऊपर होगा एससी यानी कि सुप्रीम कोर्ट। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट में कोई भी फाइनल हो जाएगा तब मतलब सुनवाई हो जाएगा तो उसका कहीं तोड़ नहीं है, लेकिन एक जगह तोड़ है जिसको हम लोग राष्ट्रपति कहते हैं। राष्ट्रपति चाहेगा तो, है ना, जिनको सुप्रीम कोर्ट से सजा मिला है तो उनके सजा में कमी कर सकता है या फिर माफ भी कर सकता है। तो सबसे नीचे हम लोग का डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, उससे ऊपर हाई कोर्ट, उससे नीचे, उससे ऊपर सुप्रीम कोर्ट होता है। कहता है सर्वोच्च न्यायालय। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग ऊपर कोर्ट से पढ़ते हैं, उसके बाद हम लोग हाई कोर्ट पढ़ेंगे, उसके बाद जिला कोर्ट को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय का क्या क्या काम है और उस वहां पर क्या क्या होगा। कहता है भारत की न्यायिक व्यवस्था इकहरी एवं एकीकृत है, जिसके सर्वोच्च शिखर पर भारत का सर्वोच्च न्यायालय है। सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में है। तो सर्वोच्च न्यायालय कहाँ पर है? दिल्ली में। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, गठन, अधिकारिता, शक्तियों के विनियमन से संबंधित विधि निर्माण की शक्ति भारतीय संसद को प्राप्त है। सर्वोच्च न्यायालय का गठन संबंधी प्रावधान अनुच्छेद 124 में दिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2019 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश तथा 33 अन्य न्यायाधीश होंगे। तो देखिएगा कि एक जो है कि हमारा मुख्य न्यायाधीश होगा और 33 अन्य न्यायाधीश होंगे। अगला पॉइंट कहता है कि यहाँ नोट में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित कुछ 8 न्यायाधीशों की व्यवस्था संविधान में मूलतः की गई थी। बाद में काम के बढ़ते दबाव को देखते हुए 1956 ईस्वी में सर्वोच्च न्यायालय की अधिकतम अधिनियम को लाकर संशोधन कर न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाकर 11 की गई और तदोपरांत 1960 ईस्वी में यह संख्या पुनः बढ़ाकर 14 की गई। आगे देखेंगे 1978 ईस्वी में और 18 तथा 1986 में 26 और 2009 में 31 की गई है। और अभी वर्तमान में देखेंगे तो आपका कितना है? मुख्य न्यायाधीश 1 है और अन्य है 33, और टोटल मिला के देखेंगे तो टोटल 34 न्यायाधीश अभी सर्वोच्च न्यायालय में होते हैं। अगला पॉइंट कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीशों की नियुक्ति। अब मतलब सर्वोच्च न्यायालय में जो भी न्यायाधीश होते हैं उनका नियुक्ति कैसे होता है और कौन करता है? तो सर्वोच्च न्यायालय की समस्त न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है और मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते समय इसी न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों से परामर्श कर सकता है, परंतु अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति सदैव मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से करता है और वह चाहे तो सर्वोच्च न्यायालय एवं राज्य के उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों से भी परामर्श कर सकता है, जो कि अनुच्छेद 124 के सेकेंड पॉइंट पर लिखा हुआ है। तो समझिएगा थोड़ा सा कि जैसे राष्ट्रपति जो है सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उसका चुनाव करते हैं, मतलब उनको नियुक्ति करते हैं। तो नियुक्ति करने से पहले जो भी वहां के, है ना, सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश है उनसे सलाह कर सकते हैं कि मुख्य न्यायाधीश किसे बनाया जाए। और जब मुख्य न्यायाधीश की चुनाव हो जाएगा तो उनके बाद अन्य न्यायाधीशों के चुनाव के लिए मुख्य न्यायाधीश की सलाह ले सकती है। अगला पॉइंट कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, है ना। तो आयु सीमा निर्धारित नहीं की गई है। एक बार नियुक्ति होने के बाद इनके अवकाश ग्रहण की आयु सीमा 65 वर्ष है। मतलब देखिए, नियुक्ति का यहाँ पर तो वैसा कोई मिनिमम एज नहीं दिया गया है ना, लेकिन उसका जो है अवकाश ग्रहण यानी कि रिटायर होने का 65 वर्ष है।
अगला पॉइंट कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद एवं गोपनीयता की शपथ राष्ट्रपति दिलाता है। अब एग्जाम में पूछेगा, बताइए कि सर्वोच्च न्यायालय की गोपनीयता या फिर है ना न्यायाधीशों की शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति दिलाते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए योग्यताएं। अब देखिए, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए आपकी क्या क्या अर्हताएं या फिर योग्यता होनी चाहिए? तो आप देखेंगे, वो सबसे पहला भारत का नागरिक हो। दूसरे नंबर पर कहता है वह किसी उच्च न्यायालय अथवा 2 या 2 से अधिक न्यायालयों में लगातार कम से कम 5 वर्षों तक न्यायाधीश के रूप में कार्य कर रहा हो चुका है, या फिर किसी उच्च न्यायालय या न्यायालयों में लगातार 10 वर्ष तक अधिवक्ता रह चुका हो, राष्ट्रपति की दृष्टि में कानून का उच्च कोटि का ज्ञाता हो। अगला पॉइंट कहता है, तो मतलब देखिए कि आपका दूसरा पॉइंट कहता है कि जैसे मान लीजिए कि कोई भी हाई कोर्ट में आप 5 साल तक वहां का मुख्य न्यायाधीश रहे हैं, या फिर हाई कोर्ट में ही या फिर जिला कोर्ट में आप लगभग है ना 10 साल से वहां पर अधिवक्ता कर रहे हैं, तो आप सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनने के है ना एलिजिबल है। अगले पॉइंट पर देखेंगे, कहता है कि न्यायाधीश के वेतन और भत्ते। अब ये कहां पर लिखा हुआ है? तो अनुच्छेद 125 में लिखा हुआ है कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को 2,80,000 प्रति माह और अन्य न्यायाधीशों को 2,50,000 प्रति माह वेतन मिलता है। इसके अलावे उन्हें निःशुल्क आवास, अन्य सुविधाएं जैसे चिकित्सा, कार, टेलीफोन आदि भी मिलती है। मुख्य न्यायाधीशों का वेतन उसे मिलने वाली अन्य सुविधा उसके कार्यकाल में कम नहीं किया जा सकता है। यह भी एक मुख्य पॉइंट है। अगला पॉइंट कहता है कि सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीशों का पेंशन उनके अंतिम माह के वेतन का 50% निर्धारित है। मान लीजिए वो ज्वाइनिंग हुआ 2,50,000 से और रिटायर हो गए 3 लाख से, तो उनका 50% जो है रिटायर होने के बाद मिलते रहेगा। मतलब 3 लाख है ना, तो उसका 50% आपका 1.5 लाख है ना, जब तक वो जिंदा है तब तक उनको पेंशन के रूप में मिलता ही रहेगा। यही तो है सरकारी जॉब का पावर, है ना। प्राइवेट जॉब करेंगे तो आपको पेंशन मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। और सरकारी जॉब में देखिए कि आपका 60 साल या 65 साल जितना भी है आप जॉब करते हैं, उसके बाद आप है ना पेंशन मिलता है कि लास्ट आपका रिटायरमेंट जितना हो रहा है, रिटायरमेंट का 50% आपको मिलता है। पद विमुक्त, यानी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के पद विमुक्त के लिए संसद के दोनों सदन एवं प्रस्ताव पारित करते हैं, जिसे प्रार्थना कहते हैं, जिसमें वह किसी न्यायाधीश को सिद्ध भ्रष्टाचार अथवा असमर्थता के कारण पद से हटाना चाहते हैं। यह प्रस्ताव दोनों सदनों में कुल सदस्य संख्या के स्पष्ट बहुमत है ना पारित होना चाहिए, तथा साथ में ही यह भी आवश्यक है कि प्रस्ताव पर मतदान के समय जितने सदस्य उपस्थित है मतदान में भाग लेते हैं, उनका 2/3 बहुमत उस प्रस्ताव का समर्थन करे। जब इस प्रकार पास प्रस्ताव संसद राष्ट्रपति के पास प्रार्थना या समावेदन के रूप में भेजती है, तभी वह आदेश जारी करके संबंध न्यायाधीश को हटा सकता है। मतलब देखिए कि कोई मुख्य न्यायाधीश या फिर कोई सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किसी तरह से कदाचार या किसी तरह के देखते हैं, तो संसद के द्वारा है ना उसको मतलब प्रस्ताव भेज सकती है राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति जब उसके पूरे ब्यौरा को देखेंगे, चेक करेंगे, तो चाहेंगे तो वो निष्कासित कर सकते हैं। कहता है नोट में, पद विमुक्त प्रस्ताव 100 सदस्य, देखिएगा कि 100 सदस्य लोकसभा के मामले में और 50 सदस्य राज्यसभा के मामले में द्वारा हस्ताक्षर करने के बाद अध्यक्ष सभापति को दिया जाना चाहिए। मतलब देखिए लोकसभा का है तो 100 सदस्य का आपका साइन होना चाहिए, और राज्यसभा में है तो 50 सदस्य का साइन होना चाहिए, और वो फिर है ना अध्यक्ष या सभापति को दिया जाएगा, और वो फिर फॉरवर्ड करेंगे राष्ट्रपति को। अगला पॉइंट देखेंगे, सबसे अधिक समय तक मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहने वाले है ना मुख्य न्यायाधीश जो है यशवंत विष्णु चंद्रचूड़ है ना, कि 22 फरवरी 1978 से 11 जुलाई 1985 तक 2,696 दिन तक रहे थे। सबसे कम समय तक रहने वाले देखेंगे, तो सबसे कम समय तक रहने वाले मुख्य न्यायाधीश के पद में जो है वो कमल नारायण सिंह हैं, जो 25 नवंबर 1991 से 12 दिसंबर 1991 मात्र 17 दिन की अवधि तक मुख्य न्यायाधीश रहे थे। देखिएगा यहाँ पर नोट में लिखा हुआ है कि जब भारतीय न्यायिक पद्धति में लोकहित मुकदमा, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं PIL, लाया गया, तब भारत के मुख्य न्यायमूर्ति PN भगवती थे।
सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश यानी कि सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश अवकाश प्राप्त करने के बाद भारत में किसी भी न्यायालय या किसी भी अधिकारी के सामने वकालत नहीं कर सकते। मतलब सर्वोच्च न्यायालय से यदि आप रिटायर हो गए हैं तो आप कोई भी उसके नीचे यानी कि हाई कोर्ट हो गया चाहे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आप वकालत नहीं कर सकते। अगला पॉइंट कहता है कि मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति लेकर दिल्ली के अतिरिक्त अन्य किसी स्थान पर सर्वोच्च न्यायालय की बैठकें बुला सकता है और अब तक हैदराबाद और श्रीनगर में इस प्रकार की बैठकें आयोजित की जा चुकी है। सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार, अब देखिए क्या कि सर्वोच्च न्यायालय का क्या क्या अधिकार है तो उसका हम लोग मेंशन करते हैं। कहता है प्रारंभिक क्षेत्राधिकार यह निम्न मामलों में प्राप्त है। पहला, भारत संघ तथा एक या एक से अधिक राज्य के मध्य उत्पन्न विवादों में ये मामला देख सकते हैं। दूसरा है भारत संघ तथा कोई एक राज्य या उनके राज्य और एक या एक से अधिक राज्यों के बीच में विवाद हो तो उनका निपटारा सर्वोच्च न्यायालय कर सकता है। दो या दो से अधिक राज्य के बीच ऐसे विवाद में जिसमें उनके वैधानिक अधिकारों का प्रश्न निहित है। तो देखिए कि सर्वोच्च न्यायालय किन किन क्षेत्रों में अपना सुनवाई कर सकता है उनका मेंशन किया गया है। अगला देखेंगे तो कहता है प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय उसी विवाद का निर्णय लेने के लिए स्वीकार करेगा जिसमें किसी तथ्य या विधि का प्रश्न शामिल हो। दूसरा कहता है अपीलीय क्षेत्राधिकार देश का सबसे बड़ा अपीलीय न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय है और इसे भारत के सभी उच्च न्यायालय के निर्णयों के विरुद्ध अपील सुनने का अधिकार है। इसके अंतर्गत 3 प्रकार के प्रकरण आते हैं, जो पहला है हमारा संवैधानिक, दूसरा दीवानी और तीसरा फौजदारी। अगला तीसरा क्या कहता है कि परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार, राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वह सार्वजनिक महत्व के विवाद पर सर्वोच्च न्यायालय का परामर्श मांग सकता है। अनुच्छेद 143 में लिखा हुआ है, न्यायालय के परामर्श को स्वीकार या अस्वीकार करना राष्ट्रपति के विवेक पर निर्भर करता है। कहता है कि चौथे नंबर पर पुनर्विचार संबंधी क्षेत्राधिकार, संविधान के अनुच्छेद 137 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय को यह अधिकार प्राप्त है कि वह स्वयं द्वारा दिए गए आदेश या निर्णय पर पुनर्विचार कर सके तथा यदि उचित समझे तो उसे आवश्यक परिवर्तन कर सकता है। मान लीजिए कि आपका है ना सर्वोच्च न्यायालय से कुछ गलत डिसीजन हो गया है और आप एप्लीकेशन के द्वारा वहां पर जमा करते हैं कि इस पर पुनर्विचार किया जाए, तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को यह अधिकार है कि यदि उनको लगता है ना कि जो हम अपना डिसीजन दिए हैं है ना तो उस टाइम कुछ गलतियां हैं तो उस पर सुधार कर सकता है, जो कि आर्टिकल 137 में दिया हुआ है, यानी आर्टिकल 137 में ये चीज बातें लिखी हुई हैं। तो अगला पॉइंट कहता है कि 5वां अभिलेख न्यायालय, संविधान का अनुच्छेद है ना 129 सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का स्थान प्रदान करता है और इसका आशय यह है कि न्यायालय के सभी निर्णयों का रिकॉर्ड या अभिलेख रूप सुरक्षित रखा जाता है। इन विषयों को भविष्य में देश के किसी भी न्यायालय में नजीर के रूप में पेश किया जा सकता है। अगला कहता है 6ठा नंबर मौलिक अधिकारों का रक्षक, भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकार का रक्षक है। अनुच्छेद 32 सर्वोच्च न्यायालय का विशेष रूप से उत्तरदायी ठहराता है कि वह मौलिक अधिकारों को लागू कराने के लिए आवश्यक कार्यवाही करे। न्यायालय मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए बंदी, प्रत्यक्षकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार, परीक्षा लेख और उत्प्रेषण के लेख जारी कर सकता है। यहाँ पर देखिएगा एक नोट में लिखा हुआ है कि सर्वोच्च न्यायालय में संविधान के निर्वाचन से संबंधी मामले की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम से कम 5 होनी चाहिए, जो कि आपका अनुच्छेद 145 के 3 में लिखा हुआ है। चलिए तो हम लोग देख रहे थे, अब आगे हम लोग देखेंगे साइंस का, और साइंस में हम लोग देख रहे थे बायोलॉजी, और बायोलॉजी में का टॉपिक था हमारा मानव शरीर के तंत्र। हम लोग इससे पहले पाचन तंत्र को देख चुके हैं और आज हम लोग इसमें देखेंगे परिसंचरण तंत्र यानी कि सर्कुलेटरी सिस्टम को देखेंगे। तो पहला पॉइंट कहता है कि रक्त परिसंचरण की खोज सन 1628 ईस्वी में विलियम हार्वे ने की थी। इसके अंतर्गत निम्न 4 भाग है ना,
यानी कि जो परितंत्रण तंत्र है, विलियम हार्वे के अनुसार क्या कहते हैं कि पहला पार्ट जो होता है हार्ट होता है, उसके बाद धमनियां होती हैं जिसको आर्टरीज कहते हैं, तीसरा शिराएं यानी वेंस कहते हैं, और 4 नंबर रुधिर ब्लड होते हैं। तो सबसे पहले देखिए कि हार्ट यानी कि हृदय, हृदय यावरण यानी कि पेरिकार्डियम नामक थैली में सुरक्षित रहता है। इसका भार लगभग 300 ग्राम होता है, यानी कि हार्ट का वजन कितना होता है, तो मात्र 300 ग्राम। यह शरीर का सबसे व्यस्त अंग है। मनुष्य का हृदय 4 कोष्ठों यानी चैम्बर का बना होता है। अगले भाग में एक दायां आलिंद राइट आर्टरीज एवं बायां आलिंद लेफ्ट ऑर्टिकल, और हृदय के पिछले भाग में एक दायां निलय राइट वेंट्रिकल तथा बायां निलय लेफ्ट वेंट्रिकल होता है। तो आप देखे होंगे कि हार्ट में हमारा 4 चैम्बर है ना। 4 चैम्बर आपका इस तरह से बंटवारा किया हुआ रहता है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। जब हार्ट का फिगर आप देख सकते हैं, दाएं आलिंद राइट आर्टिकल एवं दाएं निलय राइट वेंट्रिकल के बीच त्रिवलनी कपाट, यानी क्या कहता है त्रिवलनी कपाट ट्राइक्यूस्पिड बल्ब होते हैं। बाएं आलिंद लेफ्ट आर्टिकल एवं बाएं निलय लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच द्विवलनी कपाट यानी कि बिस्क्यूस्पड यानी बल्ब होते हैं। शरीर के हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी को शिरा यानी कि वेन कहते हैं। शिरा में अशुद्ध रक्त अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त होता है और इसका अपवाद है ना पल्मोनरी शिरा होता है। पल्मोनरी शिरा फेफड़ा से बाएं आलिंद में रक्त को पहुंचाता है और इसमें शुद्ध रक्त होता है। हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी को धमनी कहते हैं। धमनी आर्टरी में शुद्ध रक्त अर्थात ऑक्सीजन युक्त रक्त होता है और इसका अपवाद पल्मोनरी है ना धमनी है। पल्मोनरी धमनी जो है दाहिने निलय से फेफड़ा में रक्त पहुंचाता और इसमें अशुद्ध रक्त होता है। हृदय के दाहिने भाग में अशुद्ध रक्त यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त व बाएं भाग में शुद्ध रक्त यानी कि ऑक्सीजन युक्त रक्त होता है और हृदय की मांसपेशियों को रक्त पहुंचाने वाली वाहिनी को कोरोनरी कहते हैं। इसी में किसी प्रकार की रुकावट होने पर हृदयघात यानी हार्ट अटैक होता है। हृदय में रुधिर का मार्ग पाथ ऑफ ब्लड इन द हार्ट बायां आलिंद से, अब देखिए क्या कि हृदय में रुधिर का मार्ग जो है सबसे पहले कहां से कहां तक पहुंचती है, तो देखेंगे बायां आलिंद, उसके बाद बायां निलय, उसके बाद दैहिक महाधमनी, उसके बाद विभिन्न धमनियों, फिर छोटी धमनियां, फिर धमनी कोशिकाएं, फिर अंग अग्र एवं पश्च महाशिरा, फिर दायां आलिंद, दायां निलय, पल्मोनरी धमनी, फिर फेफड़ा, फिर पल्मोनरी शिरा, फिर बायां आलिंद, ऑक्सीजन युक्त रुधिर, यानी कि एक चक्कर से पूरे शरीर में फिर हमारा कहां पर पहुंच जाएगा, बायां आलिंद में। हृदय का संकुचन सिस्टोल और डायसिस्टोल है ना। देख हम लोग बीपी जब नापते हैं तो यही चीज आपका दिया हुआ रहता है, हृदय के संकुचन सिस्टोल और डायसिस्टोल। सम्मिलित रूप से हृदय की धड़कन हार्ट बीट कहते हैं। सामान्य अवस्था में मनुष्य का हृदय 1 मिनट में 72 बार है ना और भ्रूण अवस्था में 150 बार धड़कता है एवं एक धड़कन में लगभग 70 मिलीलीटर है ना रक्त पंप करता है। अगला कहता है कि साइनोऑरिकुलर नोड दाहिने आलिंद की दीवार में स्थित तंत्रिका कोशिकाओं का समूह है जिससे हृदय धड़कन की तरंग प्रारंभ होती है। सामान्य मनुष्य का रक्त दाब है ना 120/80 mmHg होता है, सिस्टोलिक 120 और डायसिस्टोलिक 80, यानी कि सामान्य बीपी देखेंगे रक्त तो हमारा 120/80 है। यह भी एग्जाम में पूछता है कि एक सामान्य मनुष्य का बीपी कितना होता है। अगला देखेंगे कहता है रक्त दाब मापने वाले यंत्र का नाम है ना सिग्मोनोमीटर है। थायरोक्सिन एवं एड्रिनल स्वतंत्र रूप से हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाले हार्मोन हैं। रुधिर में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड रुधिर के पीएच
को कम करके हृदय की गति को बढ़ाता है, अर्थात अम्लीयता हृदय की गति को बढ़ाती है एवं क्षारीयता हृदय की गति को कम करती है। अगला है लसिका परिसंचरण तंत्र, तीसरे नंबर पर। लिम्फ सर्कुलेटरी सिस्टम विभिन्न ऊतकों तथा कोशिकाओं के बीच स्थित अंतर कोशिकीय अवकाशों में पाए जाने वाले हल्के पीले द्रव को लसिका कहते हैं। लसिका एक प्रकार का द्रव है जिसकी संरचना यानी कि जिसकी रचना लगभग रक्त प्लाज्मा जैसी होती है, जिसमें पौष्टिक पदार्थ, ऑक्सीजन तथा कई अन्य पदार्थ मौजूद रहते हैं। लसिका में पाए जाने वाली कणिकाएं है ना लिम्फोसाइट्स कहलाती है। क्या कहलाती है? लिम्फोसाइट्स कहलाती है। ये वास्तव में श्वेत रुधिर कणिकाएं होती हैं और यह शरीर की प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ा सबसे महत्वपूर्ण कोशिका के प्रकार है। लसिका ऊतक से हृदय की ओर केवल एक ही दिशा में बहता है। लसिका के कार्य, तो आप देखेंगे लसिका के कार्य क्या है। लसिका में उपस्थित लिम्फोसाइट हानिकारक जीवाणु का भक्षण करके रोगों की रोकथाम में सहायता होता है। लसिका लिम्फोसाइट का निर्माण करती है। लसिका के नोड, जिन्हें लिम्फोनोड कहते हैं, मनुष्य के शरीर में छन्ने का कार्य करते हैं। धूल के कण, जीवाणु, कैंसर कोशिकाएं इत्यादि लिम्फ नोड में फंस जाते हैं। लसिका घाव भरने में सहायता करती है। लसिका ऊतकों की शिराओं में विभिन्न वस्तुओं का परिसंचरण करती है। चलिए, तो हम लोग अभी बायोलॉजी खत्म कर चुके हैं और अब हम लोग का रहेगा करंट अफेयर का टॉपिक, है ना। तो आज का टॉपिक हम लोग का है संयुक्त सैन्य अभ्यास, यानी 2024 में संयुक्त जो सैन्य अभ्यास हुआ है ना, कौन सा देश के बीच में, है ना, हमारे भारत और दूसरा देश और कौन थे जो साथ में मिलकर सैन्य अभ्यास किए हैं। यहाँ से सवाल, है ना, पूछा जाता है। तो इस टॉपिक को हम लोग अच्छे से कवर करेंगे और इसको याद रखने का प्रयास करेंगे। तो देखिएगा कि पहला कहता है कि तीस्ता प्रहार अभ्यास, यानी कि तीस्ता प्रहार अभ्यास 2025 में जो किया गया वो भारतीय सेना और पश्चिम बंगाल में कहाँ पश्चिम बंगाल में तीस्ता फील्ड फायरिंग रेंज में किया गया, जो कि थल सेना के द्वारा किया गया है। अगला कहता है डेजर्ट फ्लैग, है ना, डेजर्ट फ्लैग 2025 में किया गया। ये बहुराष्ट्रीय किन देशों के बीच में किया गया? बहुराष्ट्रीय देशों के बीच में किया गया और संयुक्त अरब अमीरात में किया गया, ये वायुसेना के द्वारा। अगला कहता है कि छठवां डस्ट लीक अभ्यास 2025 वो किया गया आपका भारत और उज्बेकिस्तान पूना में किया गया थल सेना के द्वारा। चौथा टाइगर ट्रायम्फ 2025 भारत अमेरिका के बीच में किया गया विशाखापट्टनम में थल सेना के द्वारा। 14वां इंद्र 2025 अभ्यास जो किया गया भारत और रूस के बीच में चेन्नई में, ये नौसेना के द्वारा किया गया। प्रचंड प्रहार अभ्यास 2025 भारतीय सेनाओं के बीच अरुणाचल प्रदेश में थल सेना के जवान किए। एकेमी अभ्यास 2025 भारत और तंजानिया कहां पर किया गया? हिंद महासागर में नौसेना के द्वारा किया गया। अगला कहता है कि 23वां वरुण अभ्यास, है ना, जो कि भारत और फ्रांस के बीच में अरब सागर में नौसेना के द्वारा किया गया। सी ड्रैगन अभ्यास 2025 बहुउद्देशीय गुआम तट, पश्चिमी प्रशांत महासागर के और नौसेना के सेना के द्वारा। अगला कहता है कि तीसरा साइक्लोन, है ना, 2025 भारत और मिस्र के द्वारा राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में और थल सेना के द्वारा किया गया। 18वां सूर्य किरण 2024 भारत नेपाल, है ना, सलझंडी नेपाल थल सेना के द्वारा। कहता है 11वां स्लाइनेक्स 2024 जो है भारत श्रीलंका विशाखापट्टनम के द्वारा, है ना, नौसेना। डेजर्ट नाइट 2024 फ्रांस, भारत और फ्रांस यूएई तीन देश मिलकर किए अरब सागर के ऊपर वायुसेना। सिनेबैक्स फर्स्ट 2024 भारत कंबोडिया पुणे में थल सेना। हरिमऊ शक्ति 2024 भारत मलेशिया, जो कि आपका है मलेशिया के फेयांग जिलों में बेंटोक कैंप में, यह भी थल सेना है। 13वां अग्नि वॉरियर
2024 जो है भारत सिंगापुर, जकार्ता इंडोनेशिया और थल सेना। फिर कहता है पांचवा बिनवैक्स 2024 भारत वियतनाम जो कि अंबाला चंडी मंदिर हरियाणा जो थल सेना के द्वारा किया गया है। तीसरा ऑस्ट्री हिंद 2024 भारत ऑस्ट्रेलिया पुणे महाराष्ट्र और थल सेना में किया है। 15वां वज्र प्रहार जो है भारत अमेरिका के बीच में हुआ, जो अमेरिका में ही हुआ, वो थल सेना के द्वारा आयोजित की गई थी। अगला देखेंगे, कहता है कि 31वां सिम्बैक्स 2024 जो कि भारत सिंगापुर है ना के बीच में किया गया, जो है विशाखापट्टनम में, ये नौसेना के द्वारा किया गया। नसीम अल बहर ये भारत और ओमान गोवा के तट पर नौसेना द्वारा। मालाबार 2024 ये भारत ऑस्ट्रेलिया जापान और अमेरिका के बीच में विशाखापट्टनम नौसेना के सेना द्वारा। 18वां काजिंद है ना 2024 भारत काजिकिस्तान सूर्या फॉरेन ट्रेनिंग नोड ओली उत्तराखंड में थल सेना के द्वारा। 20वां युद्ध अभ्यास भारत अमेरिका के बीच में राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में किया गया, वो भी थल सेना के द्वारा। कहता है उल्ची, अच्छा एक तो छूट रहा है, 10वां मित्र शक्ति, ये इंपॉर्टेंट है, जो भारत और श्रीलंका के बीच में श्रीलंका के दक्षिणी प्रांत के मदुरोया में थल सेना के द्वारा किया गया। तो उल्वी फील्ड शील्ड 2024 दक्षिण कोरिया अमेरिका के द्वारा है ना थल सेना। उदार शक्ति 2024 भारत मलेशिया के बीच में क्वांटन मलेशिया, ये वायुसेना के द्वारा। 16वां नोमैडिक एलिफेंट 2024 जो है भारत और मंगोलिया के बीच में है ना उमरई मेघालय में किया गया। और 13वां अभ्यास मैत्री जो है आपका 2024 भारत थाईलैंड में उमरोई मेघालय में किया गया है। फिर हॉपएक्स 2024 देखेंगे तो आपका भारत और मिस्र के बीच में मिस्र में किया गया, यह वायुसेना के बीच किया गया। पहला फ्रीडम एक्स एज 2024 दक्षिण कोरिया अमेरिका जापान के बीच में किया गया, और ये कहाँ पर हुआ, दक्षिण कोरिया के जेंजू द्वीप पर, यह थल सेना के द्वारा किया गया है। तो देखिए आज हम लोग इस वीडियो में देखिए आपका जितने भी टॉपिक को कवर किए हैं, अगले जो इनका प्रैक्टिस सेट आएगा 15 नंबर, उसमें हम लोग का एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन रहेगा और वो पीवाईक्यू क्वेश्चन रहेगा, जो कि प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ सवाल रहेगा, और कुछ अपने से हम ऐड करेंगे यहाँ से क्वेश्चन बनाने का, है ना। तो इस वीडियो को देखने के बाद अब अगला का जो वीडियो आएगा है ना, जो आपका प्रैक्टिस सेट रहेगा, प्रैक्टिस सेट 15, उसको देखना ना भूलें, क्योंकि आप इसको जब एनालाइज करते हैं, पढ़ते हैं, और उस वीडियो को आप जब देखते हैं तो वहां के जितने भी एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन होंगे तो आप अपने से उसका आंसर को सही कर सकते हैं, है ना। तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, और हम लोग आगे का वीडियो में जारी रखेंगे। तो इसलिए आप क्या करें कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बगल में जो बेल घंटी है ना, यानी कि घंटी आइकन है, उसको आप प्रेस कर दे, जिससे क्या होगा कि जब भी हम इस चैनल में वीडियो को अपलोडेड करेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, और तुरंत उस वीडियो को आप क्लिक करेंगे तो वहां आपका डायरेक्टली इस चैनल में आप पहुंच जाएंगे, फिर वीडियो को देख सकते हैं। तो धन्यवाद।